नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका शीर्षक है तुम्हारी नैना। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। मैं जैसे ही ऑफिस का काम करके होटल में आया तो मैं बहुत थक गया था। थकान के कारण मैं लेट गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा कि मैं क्या करूं। तभी मुझे उस किताब की याद आ गई जो मुझे बहुत प्यार से गिफ्ट की गई थी। मैंने सोचा आज किताब को पढ़ ली जाए। मैंने तुरंत एक गिलास पानी पिया और आराम से बिस्तर पर लेट करके वह किताब पढ़ने लगा जिसका नाम था तुम्हारी नैना। कैदी नंबर 330, आपको जेलर साहब बुला रहे हैं, हवलदार ने कहा। कैदी नंबर 330 ने एक नजर हवलदार को देखा और सर झुका करके हवलदार के पीछे चल दी। कैदी नंबर 330, जेलर साहब आपने मुझे बुलाया? जेलर साहब ने कहा, देखो बेटा, तुम्हारी सजा 7 साल की थी, लेकिन तुम्हारे अच्छे चाल चलन को देखते हुए सरकार ने तुम्हारी सजा 2 साल की माफ कर दी है। कल सुबह तुम यहाँ से चली जाओगी। बस आज की रात तुम्हें इस जेल में और काटनी है। कैदी नंबर 330 ने सर झुका करके जी में जवाब दिया। जेलर साहब, बेटा कल तुम कहाँ जाओगी? जहाँ तक मैंने तुम्हारी केस हिस्ट्री पढ़ी है, मैं इतना तो जानता हूँ कि तुम्हारा कोई नहीं है। कैदी नंबर 330, जेलर साहब, जहां मेरी तकदीर मुझे ले जाएगी मैं चली जाऊंगी। जेलर साहब, बेटा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं यहाँ पर अकेला रहता हूं। मेरे परिवार में मेरे साथ केवल मेरी पत्नी रहती है। एक दुर्घटना में मेरी बेटी की मौत हो गई जो लगभग तुम्हारी ही उम्र की थी। ना जाने क्यों तुम में मुझे अपनी बेटी नजर आती है। अगर तुम चाहो तो मेरी बेटी बन करके मेरे साथ रह सकती हो। मुझे भी बेटी मिल जाएगी और मेरी पत्नी को नई जिंदगी और तुमको एक परिवार मिल जाएगा। तुम्हारे पास आज रात भर का समय है, तुम सोच लो। अगर तुम्हारी हाँ है तो कल एक बेटी के रूप में घर में तुम्हारा स्वागत है, अन्यथा मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। कैदी नंबर 330 ने सर झुका करके जी हाँ में सर हिला करके वह अपने बैरक में आकर के बैठती है और दीवार के सहारे सिर टिका करके उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और उसके सामने वह मंजर आ जाता है जब उसका एक्सीडेंट हो गया था। फ्लैशबैक। मैं कुछ सोचती हुई जा रही थी। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। अचानक से बहुत जोर की टक्कर लगी और मुझे लगा कि मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गई और लगा कि मेरे प्राण अब निकल ही जाएंगे। मैं वहीं बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को हॉस्पिटल के एक बेड में अपने आप को पाया। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली और अपने चारों तरफ देखा। सामने कुर्सी पर एक लड़का बैठा हुआ था और वो कुर्सी पर बैठा बैठा सो रहा था। उसकी बाल की एक लट उसके माथे पर थी। सोते हुए वह बहुत मासूम लग रहा था। मैं उसके चेहरे को देखते हुए खो गई थी। अचानक से उसकी आंखें खुली। उसके आंख खोलते ही मेरी नजरें उससे जा मिली। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए कि अचानक से नर्स की आवाज से हम दोनों का ध्यान भंग हुआ। आपकी दवा का समय हो गया है, उस नर्स ने कहा। यह कह करके उसने हमको दवा खिला दी। दवा खिला करके नर्स चली गई। उसके बाद वह लड़का उठा और मेरे पास आया और धीरे से बोला, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? मैंने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि मैंने उससे पूछा आप कौन हैं और मैं यहाँ कैसे हूँ। उसने एक गिलास पानी पीते हुए कहा कि आप कल रात पता नहीं किस सोच में चली जा रही थी कि मेरी गाड़ी से अचानक से आप टकरा गई और वहीं सड़क पर गिर करके बेहोश हो गई। मैं आपको यहाँ हॉस्पिटल लेकर के आया।
आपका इलाज शुरू करवाया। मैं आपके होश में आने का इंतजार कर रहा था। अब आप बताइए अपने परिवार के बारे में, ताकि मैं उनको सूचना दे सकूं कि आप यहाँ हैं। मैंने आंखों में नमी लाते हुए कहा, मेरा कोई नहीं है। मेरी बात सुन करके उसने आश्चर्य से कहा, तो आप यहाँ कहाँ रहती हैं? पता नहीं। आप परेशान ना हो, मैं चली जाऊंगी। आपने जो मेरे लिए किया है उसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तभी डॉक्टर आए और बोले, चेकअप किया और कहा कि अब आप घर जा सकती हैं। मैंने डॉक्टर से पूछा, आपका बिल? डॉक्टर ने कहा, आपके बिल का पेमेंट हो गया है, उसकी आप चिंता मत कीजिए। यह कह करके वह चले गए। तभी उस लड़के ने कहा, आप बुरा मत मानिए, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर आप चाहें तो आप मेरे घर चल सकती हैं, वहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए, मैं अकेला रहता हूँ, आप मुझ पर विश्वास कर सकती हैं। मैंने भी ना जाने क्या सोच करके हाँ कर दी और उसके साथ उसके घर जाने को तैयार हो गई। वह डॉक्टर से मेरी जरूरी दवाएं ले करके मेरे पास आया और मेरा हाथ पकड़ करके मुझे सहारे से उठाने की कोशिश की और मुझे व्हील चेयर पर बैठा दिया, क्योंकि मेरे पैर पर प्लास्टर चढ़ा था। उसके छूने से मेरे शरीर में एक सिरहन सी महसूस हुई। उस लड़के ने मुझे सहारा दे करके अपनी कार में बैठाया और खुद मेरे बगल में बैठ करके कार ड्राइव करने लगा। बीच बीच में मैं उसको चोरी चोरी देख रही थी। उसके चेहरे पर एक मनमोहक सा था, जिससे मैं उसकी ओर खींची जा रही थी। कुछ देर बाद उसका घर आ गया। उसने मुझसे कहा, मैं अभी बैठी रहूं, वह घर खोल करके आ रहा है। लगभग 5 मिनट बाद वह आया और मुझे अपनी बाहों में उठा करके घर के अंदर ले गया। उसने मुझे धीरे से बेड पर लेटाया और मुझसे कहा, आप यहाँ आराम कीजिए, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने को लेकर के आता हूँ। मैं उसकी बात सुनती रही और वहीं लेट गई और मन में सोचने लगी, जब यह मेरे बारे में सब कुछ जानेगा तो कहीं मुझसे नफरत ना करने लगे। पर कहीं ना कहीं उसके सम्मोहन में मैं खींची जा रही थी, इसलिए उससे अभी मैंने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वह मेरे पास आया। उसके हाथ में चाय और ब्रेड मक्खन था। उसने मुझसे कहा कि आप खा लीजिए, उसके बाद दवा खा लीजिए। मैं बाहर हूँ, अगर कोई काम हो तो मुझे आवाज़ दे दीजिएगा। मैंने उससे कहा, पर मुझे आपका नाम नहीं पता है। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम अजय है और आपका नाम? मेरा नाम नैना है। वह मेरा नाम सुन करके मुस्कुराने लगा और कहा, बहुत अच्छा नाम है आपका। यह कह करके वो कमरे से बाहर चले गए। मैं उसके बारे में सोचने लगी कि आज की दुनिया में इंसानियत जिंदा है। वह मुझे जानते नहीं हैं और मैं उन्हें जानती नहीं हूँ, फिर भी वह मेरा कितना ख्याल रख रहा है। यही सोचते सोचते मेरी आंखें लग गई। मैं गहरी नींद में सो चुकी थी, मगर किसी आवाज़ ने मुझे जगा दिया। मुझे अजय की आवाज़ सुनाई पड़ी, नैना जी, आपकी दवा का टाइम हो गया है। मैं तुरंत उठ गई तो अजय ने मुझे एक गिलास पानी और दवा दी। दवा खा करके मैंने गिलास वहीं साइड में मेज पर रख दिया। अजय जी ने मुझे चादर उड़ाते हुए कहा कि आप आराम कीजिए। तब मैंने उनसे धीरे से कहा, अजय जी, मुझे वॉशरूम जाना है। मेरे इतना कहने पर उनके माथे पर चिंता की लकीरें आ गईं। उन्होंने मुझसे कहा कि 5 मिनट रुकिए और फिर वह चले गए और 5 मिनट बाद कहीं से एक छड़ी ला करके मुझे दी। उसके बाद उन्होंने कुछ सोचते हुए मुझसे कहा, आप चली जाएंगी ना? मैंने धीरे से कहा, हाँ। उन्होंने मुझे सहारा दे करके बेड से उठाया और छड़ी पकड़ाई और बाथरूम के दरवाजे पर छोड़ दिया और मुझसे कहा, मैं बाहर ही हूँ, कोई दिक्कत हो तो आवाज लगा दीजिएगा। मैंने उनको जी हाँ में जवाब दिया और वॉशरूम के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद जब मैं बाहर आई तो देखा कि वह वहीं पास में खड़े थे। उन्होंने मुझे सहारा दे करके बेड पर बैठा दिया और वह बाहर चले गए। मेरे मन में यह विचार आ रहा था कि मैं यहाँ कब तक रहूंगी, पर अभी 1 महीने तो मुझे रहना ही रहना है, जब तक मेरा प्लास्टर कट नहीं जाता है। पर मेरा यहाँ कोई
सामान, कोई कपड़े, कुछ भी तो नहीं है। मैं कहाँ जा रही हूँ और कहाँ पहुँच गई? अब तक तो मेरे साथी मुझे ढूंढने में लगे होंगे। थोड़ी देर बाद अजय कमरे में आए और बोले, अकेले बोर हो रही होगी, अगर आपको कुछ किताबें पढ़ने का शौक हो तो मैं कुछ बुक आपको ला दूं। मैंने उनसे कहा, कभी शौक हुआ करता था किताबें पढ़ने का, पर अब मन नहीं लगता है। अजय मुझसे बोले, आपसे कुछ पूछूं तो बुरा तो नहीं मानेंगी आप? नहीं, मैंने जवाब दिया। तो उन्होंने कहा कि आपके परिवार में आप यहाँ अकेले? मैंने उनसे कहा, मेरे माँ बाप बचपन में ही मुझे छोड़ करके चले गए और कोई भाई बहन नहीं है। चाचा ने मुझे पाला पोसा। पर यह कहते हुए मेरी आंखें नम हो गई और शायद उन्होंने मेरी आंखों की नमी देख ली थी। उन्होंने मुझसे कहा, अब आगे और कुछ नहीं। मैं समझ गया, आप आराम कीजिए। वह जाने लगे तो मैंने कहा, सुनिए, मुझे कुछ सामान की जरूरत है, अगर कोई। मेरी बात काटते हुए उन्होंने कहा, पड़ोस में एक भाभी हैं, मैं उनको अभी आपके पास भेजता हूँ। आपको जो भी चाहिए उनको बता दीजिएगा। यह कह करके वो चले गए और मैं अजय के बारे में सोचने लगी कि आज भी दुनिया में ऐसे इंसान हैं। काश कि आप मुझे पहले मिले होते तो आज मेरी जिंदगी। कुछ देर बाद 40-45 साल की एक महिला अंदर आई और मुझसे बोली, नैना, मुझे अजय ने भेजा है, मैं यहीं पड़ोस में रहती हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैंने कहा, भाभी, मुझे कुछ सामान चाहिए और कुछ कपड़े। आप क्या वह सामान मेरे लिए बाजार से ला सकती हैं? उनके यहाँ कहने पर मैंने कहा, भाभी, अलमारी पर मेरा पर्स रखा है, उठाइए जरा, जो एक्सीडेंट के समय अजय ने संभाल करके रख दिया था। भाभी ने पर्स मुझे उठा करके दिया। मैंने उसमें से कुछ रुपए निकाल करके भाभी को दिए और बोली, मैं एक कागज पर कुछ जरूरत का सामान लिख देती हूँ, आप प्लीज जा करके ले आइएगा। भाभी ने मुझसे कहा, नैना, तुम परेशान मत हो, मैं अभी 2 घंटे में तुम्हारा सामान लेकर के आती हूँ। मैंने कहा, भाभी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वह मुस्कुरा करके चली गई। थोड़ी देर बाद अजय आए और बोले, हो गया आपका काम? भाभी से सब कुछ मंगा लिया? मैंने कहा, हाँ। आपका धन्यवाद किन शब्दों में अदा करूं? आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। वह मुस्कुराने लगे और बोले, किसी दूसरे की मदद कर दीजिएगा और कोशिश कीजिए कि आपके कारण किसी दूसरे को कभी कोई दुख ना पहुंचे, एहसान अपने आप उतर जाएगा। ठीक है, कह करके वह चले गए। पर मेरे दिल में एक प्रश्न छोड़ गए। मैं जहाँ से आई थी वहाँ तो मेरे कारण बहुत लोग दुखी हैं, और पर शायद मेरे मन में बहुत उलझन थी कि मैं अपने जीवन के सुनहरे वर्ष जिस तरह बिताए हैं, और जब इनको पता चलेगा तो वह एक पल भी मुझे यहाँ नहीं रखेंगे। आज पहली बार मैंने किसी की अच्छाई देखी थी तो मुझे अपने आप पर बहुत शर्म महसूस हो रही थी। मैं किस तरह से अपने जीवन को बर्बाद कर रही थी, यही सब सोचते सोचते मैं सो गई। रात में जब मेरी नींद खुली तो मैं अपने आप को थोड़ा फ्रेश महसूस कर रही थी। दवाइयों के नशे में मुझे बहुत नींद आने लगी थी, पर इस समय थोड़ा आराम था। मुझे प्यास लगी थी, मैं पानी पीने के लिए धीरे से उठी, मेज पर पानी रखा था। जैसे ही मैंने गिलास उठाया मेरे हाथ से गिलास छूट गया। गिलास गिरने की आवाज सुन करके अजय जी तुरंत अंदर आए और वह बोले, क्या हुआ? मैंने धीरे से बोला, कुछ नहीं, वो पानी का गिलास, पानी पीना था, गिलास गिर गया। वह मुझे पानी देते हुए बोले, आपको मुझे आवाज दे देनी चाहिए थी। मैंने उनसे पानी का गिलास लेते हुए कहा, आप वैसे ही मेरे लिए इतना कर रहे हैं। फिर उन्होंने मेरी बात काटते हुए कहा कि आप अगर सक्षम होती तो खुद अपना काम कर लेती। मैंने पानी पी लिया और उन्होंने गिलास पास की मेज पर रख दिया और बोले, रात में आप खाना खा करके और दवा ले करके सो जाइएगा, जिससे आपको दर्द में आराम मिलेगा। मैंने उनसे पूछा, खाना कौन बनाएगा? तो वह बोले, मैं बनाऊंगा। और कौन बनाएगा? मैंने कहा, आपको खाना बनाना आता है? उन्होंने कहा, काम भर का बना लेता हूँ, अकेले रहता हूँ तो करना पड़ता है। यह कह करके वो चले गए और मैं वहीं पास में पड़ी एक किताब पढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद भाभी आई और उन्होंने मुझे मेरा सामान जो मैंने उनसे कहा था ला करके दे दिया और मेरे पैसे भी मुझे वापस किए। मैंने उनसे कहा, भाभी, या पैसे तो आप, सामान कैसे? उन्होंने कहा, इसका जवाब तो अजय देगा, उसने मुझे पैसे दिए थे तुम्हारा सामान लाने के लिए और कहा कि तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस कर दूं। लगभग 1 घंटे बाद वह मेरे सामने दाल चावल आलू का भरता और तो चपाती लेकर के आए और बोले, खाना खा लीजिए, सादा खाना है पर मुझे बस इतना ही बनाना आता है। मैंने कहा, आप? वह बोले, मैं खा लूंगा, पर आप परेशान मत होइए। मैंने उनसे कहा, आप अपना भी
खाना ले आइए, साथ में ही खाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, अब 5 मिनट रुको, मैं अभी आया। यह कह करके वो चले गए। उनके जाने के बाद मैं खाने की थाल देख रही थी और सोच रही थी कि एक व्यक्ति कितना अच्छा हो सकता है। उनको देख करके मुझे अपने आप पर शर्म आ रही थी, मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। काश आप पहले मुझे मिले होते तो आज मैं जहां हूं वहां ना होती। मैं सोच रही थी कि वह खाना लेकर के आए और मेरे पास की कुर्सी पर बैठ करके मुझसे कहा खाना खाइए। हम दोनों लोगों ने ही खाना शुरू किया। खाना बहुत अच्छा बना था। बहुत दिन बाद ऐसा लगा जैसे माँ के हाथ का खाना खाया। मैंने उनसे कहा खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। खाना खाने के बाद उन्होंने मुझे दवाई दी और कहा कि आप सो जाइए, मैं बगल वाले कमरे में हूँ, अगर किसी भी तरह की कोई जरूरत हो तो मुझे आवाज दे दीजिएगा। यह कह करके वह मेरी और अपनी प्लेट ले करके चले गए। दवाई में एक नींद की दवा भी थी जिसको खाते ही मैं सो गई। अगली सुबह मेरी नींद जल्दी खुल गई। मैं धीरे धीरे करके पलंग को पकड़ते हुए उठी और पास में ही छड़ी रखी हुई थी जिसके सहारे मैं चल करके वॉशरूम तक गई और कुछ देर बाद वापस आई। फिर मैंने धीरे से अपने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर कमरे में आई जहां एक दीवान पड़ा हुआ था और वहीं पर अजय जी सो रहे थे और उनकी एक लट उनके माथे पर थी। वह आज भी उतने ही मासूम लग रहे थे जितने हॉस्पिटल में लग रहे थे। मैंने धीरे से इधर उधर देखा तो मुझे रसोई घर नजर आया। मैं वहां गई और मैंने थोड़ा इधर उधर देखते हुए मुझे भगोना नजर आया। फिर मैंने 2 कप चाय बनाई और चाय को ट्रे में रख करके एक हाथ से चाय लेकर के और एक हाथ से डंडे के सहारे मैं कमरे में आई। मेरे डंडे की आहट से उनकी नींद खुल गई और वह हड़बड़ा करके उठे और बोले, अरे आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं उठ रहा था। यह कहते हुए उन्होंने मेरे हाथ से चाय की ट्रे लेकर के मेज पर रख दी। मेरा डंडा हाथ से लेकर के बगल में रखा और मुझे सहारा दे करके सोफे पर बैठाया और मुझे चाय दी। खुद मुंह धुलने चले गए। वापस आकर के चाय पीते हुए कहा, आज सालों बाद किसी ने मुझे चाय बना करके दी है, वरना अब तो खुद उठ करके चाय पीने की आदत हो गई है। मैं उनकी यह बात सुन करके उनकी तरफ देखने लगी और मैंने धीरे से पूछा, आपके परिवार में? उन्होंने मेरी बात काटते हुए कहा, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए नाश्ते का प्रबंध करता हूँ। यह कह करके वह वहाँ से चले गए। मैं समझ नहीं पाई कि वह इतना शांत क्यों हैं और अकेले क्यों हैं। मेरे दिमाग में बहुत उलझन चल रही थी, खुद अपने को लेकर के और अब अजय को लेकर के। 2 दिन हो गए थे मुझे उनसे मिले हुए, पर मैंने उनके चेहरे पर एक भी मुस्कुराहट नहीं देखी और ना कभी उन्हें क्रोध में देखा। एकदम शांत स्वभाव। उन्हें किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके बारे में क्या सोचता है। कुछ देर बाद मुझे नाश्ता और दवाई खिलाने के बाद बोले, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, दोपहर का खाना मेज पर रख दिया है और आपकी दवाई भी, एक मोबाइल भी जिसमें मेरा नंबर लिखा हुआ है, कोई जरूरत हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा और बगल वाली भाभी का नंबर दिया है, अपना ख्याल रखिएगा। शाम को आऊंगा, दरवाजा बाहर से बंद करके जा रहा हूँ। मैंने सर झुका करके जी में जवाब दिया और वह चले गए। फिर मुझे अचानक याद आया कि मैं उनसे यह तो पूछना ही भूल गई कि उन्होंने मेरे सामान के लिए पैसे क्यों दिए। मैं चुपचाप आकर के वहीं सोफे पर बैठ गई और सोचने लगी कि शाम को जब अजय ऑफिस से वापस आएंगे तब उनसे पूछूंगी कि आपने मेरे सामान के लिए पैसे क्यों दिए। थोड़ी देर इधर उधर पेपर पढ़ते हुए, किताब पलटते हुए कुछ समय व्यतीत हो गया, पर 1 घंटे के बाद मुझे बोरियत महसूस होने लगी। मैं धीरे धीरे छड़ी के सहारे कमरे को सही करने लगी। फिर रसोई में गई और किसी तरह सहारे से वहीं किचन को समेटा और शाम का खाना बनाने लगी। इतना करते करते शाम के 7 बज गए थे। काम खत्म होने पर हम बालकनी में खड़े होकर के बाहर का नजारा देखने लगे। तभी हमको अजय बाइक से आते हुए दिखे। उन्होंने जैसे ही अपना हेलमेट उतारा और उनकी नजर मुझ पर पड़ी तो ना जाने क्यों हमको वह एकटक देखते रहे। हम भी उनकी आंखों में खो गए थे। तभी पीछे से आई दूसरी की गाड़ी ने हॉर्न से हम दोनों का ध्यान भंग हुआ और वह बाइक वहीं खड़ी करके ऊपर आने लगे। मैंने दरवाजा खोला और उनके लिए पानी लेने चली गई, पर उनकी आवाज सुनते ही मेरे कदम वहीं ठिठक गए। आप कहाँ जा रही हैं? आप परेशान मत होइए, मैं पानी ले करके आता हूँ। उनकी इतनी बात सुनते ही मैं वहीं रुक गई और वह किचन में पानी लेने चले गए। कुछ देर बाद जब वह पानी पीते हुए बाहर आए तो मैं वहीं सोफे पर बैठ गई थी। वह मेरे सामने आकर के बोले, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर आपने सारा काम क्यों किया? मैंने उनसे कहा, मैं घर पर बोर हो रही थी। तो धीरे धीरे मेरी बात उन्होंने काटते हुए कहा, आप
आपको अभी चलने में दिक्कत है, आपके पैर पर प्लास्टर चढ़ा है और आप पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई हैं। घर पर कोई नहीं है, अगर आपको ऐसे में कोई परेशानी हो गई या आप गिर गई तो। उनकी बात सुन करके मैं हैरान रह गई। पहली बार किसी को अपने लिए इतनी परवाह करते हुए देखा था। मेरी नजरें नीचे झुक गई थी तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ करके कहा, देखो नैना, मैं नहीं जानता कि आप क्या सोचती हैं, पर जब तक आप यहाँ हैं आप मेरी मेहमान हैं, आपकी रक्षा करना मेरा फर्ज है। उनके मेहमान कहते ही मेरे दिल के 100 टुकड़े हो गए। जैसे लग रहा था मेरे पैरों तले किसी ने जमीन खींच ली हो। मैं भूल गई थी कि मैं किसी और के घर में मजबूरी बस हूँ। यह कितने अच्छे इंसान हैं और मैं एक, जब इनको मेरी असलियत पता चलेगी तब यह, ओ माय गॉड, मैं क्या सोचने लगी थी। मैंने धीरे से उनसे कहा, मैं अपने कमरे में जाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है और मैं अपने कमरे में चली गई। कमरा बंद करके रखिए। मैं मुंह में तकिया दबा करके फूट फूट करके रोई। मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों मुझे अजय अच्छे लगने लगे कि उनके लिए काम करना मुझे अच्छा लग रहा है, पर उनके लिए तो मैं सिर्फ एक मेहमान हूँ, सिर्फ मेहमान। मैंने मन ही मन फैसला किया कि मुझे यहाँ से जल्द चले जाना चाहिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था इस पैर का प्लास्टर और मैं क्या करूँ, लेकिन मुझे कुछ तो करना ही होगा। अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती। कल अजय ने ऑफिस जाने के बाद ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगी, फिर मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। थोड़ी देर बाद अजय मेरे कमरे में आए और बोले, नैना खाना खाने आएगी या मैं आपको प्लेट यहीं ले आऊं? तो मैंने उनसे कहा, मुझे भूख नहीं है। क्यों, क्या हुआ? आपने खाना बनाया और अब आप ही कह रही हैं कि मुझे भूख नहीं है। मैं सच में कह रही हूँ कि मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, आप खा लीजिए। तो उन्होंने मेरी बात का जवाब देते हुए कहा, देखिए नैना, आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो माफ कर दीजिए, पर अगर आप नहीं खाएंगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। चलिए आइए साथ में खाना खाते हैं, मैं लगा रहा हूँ, आप आइए। तो मैंने उनसे कहा, एक शर्त पर। उन्होंने बोला, बताइए। मैंने उनसे कहा कि मैं रोज खाना बनाऊंगी और आप मना नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा, ठीक है, जैसा आपका आदेश। यह बात उन्होंने इतने हक से कही कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं धीरे से बाहर हाल में गई तो वह खाना लगा रहे थे। हम दोनों ने साथ में खाना खाया। खाना खाते ही उन्होंने कहा, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है आपने। तो मैंने उनसे कहा कि हमने अपनी दादी माँ से खाना बनाना सीखा था, पर शायद उन्होंने मेरी आवाज में दर्द महसूस कर लिया था, इसलिए उन्होंने बात काटते हुए कहा, अगर आप रोज इतना स्वादिष्ट खाना खिलाएंगी तो मुझे आपकी आदत पड़ जाएगी। मैंने मन ही मन कहा, तो डाल लीजिए आदत ना, मैं चाहती हूँ आपका साथ जीवन भर के लिए। खाना खाने के बाद हम दोनों बालकनी में थोड़ी देर बैठे। कुछ देर बाद उन्होंने मेरी दवा हमको दी और उसके बाद मुझसे सोने को बोलकर अपने कमरे में सोने चले गए। कुछ दिन यूं ही बीतते रहे। उनके पास रहते हुए मुझे 20 दिन हो गए थे। मैं रोज खाना बनाती, रोज उनके घर का साफ सफाई करती। मुझे बहुत अच्छा लगता। वह मुझसे रोज कहते कि अपना ध्यान रखिएगा, जबरदस्ती कोई काम मत करिएगा। हम लोगों के बीच में अब थोड़ी बहुत बातचीत भी होने लगी थी। वह मुझसे थोड़ा खुलने लगे थे और मैं उनसे थोड़ा खुलने लगी थी। लेकिन मैं ना उनकी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ जानती थी, ना वह मेरी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ जानते थे कि मैं कौन हूं और कहां से आई हूं। मेरे दिल में उनके लिए एहसास और मुझे यह भी महसूस होता था कि शायद उनके दिल में भी कुछ एहसास है मेरे लिए। मैं उनके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती थी, अपनी पिछली जिंदगी को भूल करके एक नए सिरे से अपनी जिंदगी प्रारंभ करना चाहती थी, जो मेरे लिए असंभव था। एक दिन उन्होंने बातों ही बातों में कहा, नैना आपके परिवार में कोई नहीं है क्या? मैंने उनको जवाब दिया नहीं। तो उन्होंने मुझसे पूछा, आगे के लिए आपने क्या सोचा है? मैंने उनसे कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी। उन्होंने मेरी तरफ पीट करके कहा, नैना मैं जानता हूँ मुझे कहने का हक नहीं है, पर अगर आप चाहें तो। इससे पहले कि वह आगे कुछ कहते, मैंने उनकी बात काटते हुए कहा, आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। अगर आप मेरी पिछली जिंदगी के बारे में जानेंगे तो आप कभी ऐसा नहीं कहेंगे। मुझे उनसे यह बात कहने में बहुत दर्द महसूस हो रहा था, पर फिर भी मुझे हिम्मत तो करनी
करनी ही थी। मैं सोफे पर बैठी हुई थी और वो मेरे घुटनों के पास आकर के बैठ गए और मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर के कहा, तो बता दीजिए अपनी बीती हुई जिंदगी का दर्द, आपकी पिछली जिंदगी का जो दर्द जो आपने अपने दिल में छुपा रखा है, वह मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। आपके सब कुछ बताने से शायद कुछ बातें हल हो जाएं और शायद आपका कुछ दुख कम हो जाए। उनकी यह बात सुन करके मेरे आंखों में आंसू बहने लगे और मेरी आंखों के बहते हुए आंसू उनके हाथों पर पड़ गए। उन्होंने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा, बताइए जो आपके दिल में है वह सब आप साफ साफ कह डालिए। मैंने उनकी तरफ नजर उठा करके देखा तो उन्होंने अपनी पलकें झुका करके जवाब दिया, मैं आपके साथ हूँ, हिम्मत रखिए। मैंने कहा, ठीक है, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, उसके बाद आपका जो भी फैसला होगा वह मुझे मंजूर है। अजय के हिम्मत देने पर हमने उनको सब कुछ बताने का निर्णय किया। अजय जी, मेरा जन्म एक बहुत ही भरे पूरे और समाज में प्रतिष्ठित और संपन्न परिवार में हुआ था। हम अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। मेरा लालन पालन एक राजकुमारी की तरह हुआ था, मगर मेरे नसीब में खुशियां बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं थी। जब मैं 12 वर्ष की थी तो मेरे माता पिता किसी विवाह समारोह में गए थे। जाते समय उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया और बोला, बेटा हम तुम्हारे बगैर कहीं जाते नहीं, मगर तुम्हारी परीक्षाएं हैं इसलिए तुम्हें दादी के पास छोड़ करके जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना, जाना जरूरी ना होता तो ना जाते। शायद वह मेरे पिताजी द्वारा कहे गए आखिरी शब्द थे जो उन्होंने मेरे प्यार से मेरे सर पर हाथ रख करके कहे थे, पर मुझे नहीं पता था कि मैं अपने माता पिता को आखिरी बार देख रही हूँ। जिस ट्रेन से वह जा रहे थे वह एक हादसे का शिकार हो गई और मेरे माता पिता बस उस हादसे का एक हिस्सा, एक याद बनकर के रह गए। उनके जाते ही शायद मेरी किस्मत ही बदल गई थी। जिस घर में मुझे इतना प्यार दुलार मिला था वही घर मेरा दुश्मन हो गया था। मेरे ताऊ और ताई जो कभी मुझ पर प्यार की वर्षा करते थे, उनका स्वभाव मेरे लिए एकदम से बदल गया था। शायद इसका एक सबसे बड़ा कारण मेरे नाम पर जमीन जायदाद और पैसा का होना था जो मेरे पिताजी ने मेरे नाम कर दिए थे। इसके अलावा पिताजी का पूरा हिस्सा भी मुझे मिलना था। जो ताई जी मुझे मेरे माता पिता के होने पर पलकों की छांव में रखती थी, मैं एक गिलास पानी तक ना उठा करके पीती, वही ताई जी अब मुझसे घर का सारा काम कराती थी। सबके कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना, घर की साफ सफाई सब कराती थी और कभी कुछ गलत हो जाए या काम जल्दी ना हो तो बहुत मार पड़ती थी। उस समय मेरा बस एक ही सहारा था, मेरी दादी माँ जो मुझे सपोर्ट करती थी, मेरा साथ देती थी। उन्होंने ही मुझको खाना बनाना सिखाया। जब मुझे ताई जी मारती वह मेरी ताई जी से लड़ जाती, पर ताई का जवाब होता कि अगर यह काम नहीं सीखेगी तो आगे कैसा काम करेगी, दूसरे घर जाएगी तो नाक कटा देगी, माता पिता को तो पहले ही खा गई। सब लोग तीज त्योहार मनाते हैं, शादी विवाह में जाते, पर मैं घर पर सिर्फ घर की देखभाल करती। जब तक दादी थी तब तक तो फिर भी बहुत कुछ सही था, पर दादी भी मेरा कब तक साथ देती। 5 साल मेरे माता पिता को गए हुए हो चुका था और अब मैं 16 वर्ष की हो गई थी। एक दिन मेरी ताई ने मुझे बहुत मारते हुए एक कागज पर जबरदस्ती साइन करा लिए, जिसमें मेरी सारी प्रॉपर्टी, मेरा सारा हिस्सा उन्होंने अपने बेटे के नाम करा लिया था। मेरी दादी इस सदमे को बर्दाश्त ना कर सकी और उनको यह सदमा इस कदर लगा कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उसके बाद वह भी हम सबको छोड़ करके चली गई। उनके जाते ही मुझे लगा मेरा सब कुछ छिन गया मुझसे। मैं आज सही मायने में अनाथ हो गई हूँ। बहुत रोई थी मैं, पर कुछ नहीं कर पाई। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दादी जरूर खत्म हो गई, पर मेरी तो अब एक नई कहानी शुरू हुई थी। मैंने 16 साल में कदम रखा, मेरी खूबसूरती मेरी दुश्मन बन गई। मैं कोई बनाव श्रृंगार नहीं करती, पर फिर भी मेरी आंखें, मेरे लंबे काले बाल, मेरा गोरा रंग मेरा दुश्मन बन गया। ताऊ जी के 2 बेटे थे जो मेरे बड़े भाई थे,
पर दोनों ही गलत संगति के कारण बिगड़ गए थे। उनके लिए मैं बहन नहीं, सिर्फ एक नौकरानी थी जो मुझसे अपना सारा काम कराते थे। मेरे भाइयों के दोस्त घर आया करते थे। जब घर आते तो उनके लिए नाश्ता पानी ले करके मैं जाती। उनके दोस्तों की गंदी नज़रें मेरे बदन पर होती। जब मैं अजय को यह सब बता रही थी तो मेरे ओंठ कांप रहे थे और मेरे हाथ से अजय मुझको एक गिलास पानी दिया और मेरा हाथ कस के पकड़ करके कहा, बोलो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने कांपते ओंठों से फिर बताना शुरू किया। एक दिन की बात है, मेरे ताऊ जी और ताई जी किसी काम से घर से बाहर गए थे। मैं घर में अकेली थी और मेरे दोनों भाई थे। मेरे दोनों भाई नाश्ता करने के बाद काम पर चले गए। मैं घर में अकेली रसोई में काम कर रही थी। ताई जी चाहे जैसी भी हों पर घर पर रहती थी तो मुझे इतना डर नहीं लगता था। पर आज मैं घर पर अकेली थी और मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। मैं अपना काम निपटा करके कपड़े धोने बैठ गई कि अचानक से कुंडी खटकी। मैंने धीरे से बाहर देखा तो भाई के एक दोस्त खड़े थे। मैंने वहीं से कहा, भाई घर पर हैं नहीं, आप बाद में आइएगा। इतना कह करके मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। तभी थोड़ी देर बाद फिर से कुंडी खटकी। मेरा दिल घबराने लगा था। मैंने बिना दरवाज़ा खोले ही बोला, कौन है? तो बाहर से आवाज़ आई, मैं आपके भाई का दोस्त हूँ। उनको कुछ कागज़ चाहिए थे जो बैठक में रखे हैं, मुझे दे दीजिए। पहले तो मेरे मन में आया कि उनको मना कर दूँ, पर फिर भाई की डांट मार से बचने के लिए सोचा कि उन्हें कागज दे देना चाहिए। मैंने उनसे कहा, आप 5 मिनट इंतजार कीजिए, मैं अभी आपको कागज ला करके देती हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। मैं बैठक में कागजों को ढूंढने लगी पर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि उनको कौन सा कागज और कैसे कागज चाहिए थे, जबकि हकीकत यह थी कि कागज वहाँ पर रखे ही नहीं थे। मैंने बिना दरवाज़ा खोले ही दरवाजे के पास आकर के कहा, वहाँ पर कोई कागज नहीं है, ना कोई फाइल है। तो उन्होंने कहा, आपको ऐसे नहीं मिलेगा, आप दरवाज़ा तो खोलिए वरना आपके भाई आपको बहुत मारेंगे। मैं डर के मारे कांप रही थी, पर भाई की मार से बचने के लिए मैंने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही हमने दरवाज़ा खोला वह आदमी अंदर आ गया और झट से दरवाज़ा बंद कर लिया। वह मेरी तरफ गौर से देखने लगा। मैं उसको देख करके थर थर कांप रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं मन ही मन प्रार्थना करने लगी, किसी को घर भेज दीजिए, भले ही वह भाई या ताई जी ही क्यों ना हो। मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे, क्योंकि अब जो मैं कहने जा रही थी वह मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा सच था, शायद जिसको जानने के बाद शायद खुद अजय जी की नजरों में मैं गिर जाऊंगी। मैंने अजय जी का हाथ को कस करके पकड़ लिया और उन्हें रोते हुए बताया। नैना ने अजय का हाथ कस के पकड़ा और अपनी आंखें बंद करके अपनी दर्दनाक दास्तान बताना प्रारंभ किया। भाई के वह दोस्त मुझे बहुत घूर घूर करके देख रहा था। मैंने उनसे कहा, बैठक में जा करके फाइल ढूंढ लीजिए। तो उन्होंने कहा, फाइल ढूंढने यहाँ कौन कमबख्त आया है, यहाँ तो मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। तुम्हें अपने दिल की रानी बनाना आया हूँ। तुम मुझे खुश कर दो, फिर देखो मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ। यहाँ से ले जाऊंगा। मैंने उनसे कहा, आप यहाँ से चले जाइए। डर के मारे मैं थर थर कांपे जा रही थी और पीछे की ओर कदम बढ़ाने लगी, पर उस दरिंदे ने मुझे पकड़ करके यह कहते हुए नैना अजय की बाहों को मजबूती से पकड़े हुए थी, जिससे उसके नाखून उसके हाथ पर गड़ रहे थे। पर अजय को आज अपने दर्द का एहसास नहीं हो रहा था, बल्कि उस दर्द का एहसास हो रहा था जो नैना से बता रही। मेरे जमीर को, मेरी आत्मा को, मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बची। मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। मैं छत के एक कोने में जाकर के बैठ करके सुबक सुबक करके रो रही थी और भगवान से कह रही थी, भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया मेरे माँ बाप के साथ मुझे भी क्यों नहीं अपने पास बुला लिया। शाम को जब ताई जी घर आई तो वह मुझे पूरे घर में ढूंढने लगी। नैना नैना कह रही थी। ताई जी की आवाज सुन करके मैं नीचे आई और ताई जी के गले लग करके रोने लगी। तो उन्होंने कहा, क्या हुआ, रो क्यों रही है और यह सारा काम क्यों पड़ा है, अभी तक क्यों नहीं किया।
और यह क्या हाल बना रखा है अपना। मैंने धीरे से कहा, ताई जी, जब तक कि मैं कुछ कहती मेरे दोनों भाई और वह दरिंदा घर वापस आ गए। और वह दरिंदा मेरे ताई जी से बोला, यह आपकी बेटी बहुत ही बदतमीज है। आज मैं घर में किसी काम से आया तो मुझ पर डोरे डाल रही है और मेरे पीछे पड़ गई कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे मैं ताई जी और ताऊ जी से चीख चीख करके कहूंगी कि तुमने मेरी इज्जत तार तार कर दी। मैं उसकी यह बात सुनकर के आश्चर्यचकित हो गई थी कि किस तरह उसने सारी बाजी पलट दी और अपना सारा दोष मेरे मत्थे मढ़ दिया। उसने कुछ इस तरह कहा कि मेरे दोनों भाई और ताऊ जी ताई जी मेरे खिलाफ हो गए, उनकी नजर में मैं ही गलत हो गई और वह दरिंदा सही हो गया। उस दिन ताई जी ने मुझे गर्म चिमटों से मारा। मेरे दोनों भाइयों ने मेरी बहुत दुर्गति बनाई जिसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। जो उन्होंने मारा उसकी मार से ज्यादा उसकी माँ और उनके द्वारा कहे गए शब्दों की मार मेरे कलेजे को चीर रही थी। बहुत जवानी संवार हो रहा है तुम्हारे, तुमको तो कोठे पर बैठा देंगे, कम से कम कुछ पैसे भी कमा करके देगी। बहुत शौक है तुझे इश्क लड़ाने का, चल तेरा सौदा करके ही। बहुत शौक है तुझे इश्क लड़ाने का, चल तेरा सौदा कर ही देते हैं। तेरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और हमें भी पैसा मिल जाएंगे। उनकी यह बात सुन करके मेरे पैरों से जमीन निकल गई। उस दरिंदे ने तो केवल मेरा शरीर बर्बाद किया, पर मेरे अपनों ने तो मुझे मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं सोचने लगी, यह मेरे भाई हैं, यह उस दरिंदे से भी ज्यादा गैर गुजरे हैं। तभी वह दरिंदा मेरे भाई से बोला, अगर तू कहे तो बहुत बड़ा सेठ है जहां इसकी बहुत जबरदस्त कीमत मिलेगी। इतना पैसा मिलेगा कि तू माला माल हो जाएगा, जिंदगी भर बैठ करके खाएगा तो भी खत्म नहीं होगा। उस दरिंदे ने कहा, देख वैसे भी तुझे इसकी शादी तो करनी ही है, यहाँ करेगा तो फायदे में रहेगा। इसकी शादी सेठ से करा दें, तुझे माला माल कर देंगे और किसी को शक भी नहीं होगा कि तुम लोगों ने क्या किया है। मैं यह सब सुन करके कांप रही थी और मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने मन ही मन यह सोचा कि अगर आज मैंने कोई कदम नहीं उठाया तो यह लोग मुझे बर्बाद कर डालेंगे, और मैं बर्बाद तो मैं वैसे भी हो चुकी हूँ, लेकिन अब और नहीं। बहुत जुल्म सहे आप लोगों के मैंने, पर हर जुल्म की एक इंतहा होती है। पाप का घड़ा कभी ना कभी तो भरता है। मैंने मन ही मन माँ दुर्गा का नाम लिया और सोचा अब मुझे काली का रूप धारण ही करना होगा। और यही सोच करके मैंने मन ही मन माँ दुर्गा का नाम लिया और वहीं पास में पड़ी हंसिया उठा ली और चिल्ला करके कहा, ना जाने मेरे उस समय कहाँ से हिम्मत आ गई थी। बस अब और एक शब्द नहीं, किसी ने एक शब्द भी नहीं निकाला, जान से मार दूंगी। सबसे पहले मैंने उस दरिंदे की तरफ गई और उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी। फिर अपने दोनों भाई और ताऊ जी को देख करके कहा, किसी ने एक भी कदम आगे बढ़ाया और जो हाल इसका किया है तो वही हाल तुम सबका भी होगा। मेरा पीछा करने की कभी कोशिश मत करना। यह कह करके मैं वहां से बाहर निकल गई। उस दरिंदे के अचानक से मारे जाने के कारण वह सब आश्चर्यचकित थे, इसलिए वह इस बात को समझ नहीं पाए कि अचानक से क्या हो गया। मैं वहां से भाग करके स्टेशन पहुंची और एक बेंच पर कोने में बैठ गई। तभी वहां एक बुजुर्ग बैठे और बोले, क्या बात है बेटी, तुम यहाँ अकेले किसी का इंतजार कर रही हो? मैंने कहा, नहीं बाबा, किसी का इंतजार नहीं कर रही हूँ, पर यह सोच रही हूँ कि आगे क्या करूँ। बाबा ने मुझसे पूछा, क्या बात है बेटी? उन्होंने मेरे सर पर प्यार से हाथ रख करके कहा, ना जाने क्यों उनमें मुझसे ऐसा आभास हुआ कि वह मेरे पिता जैसे हैं, और इसलिए मैंने अपनी सारी आपबीती उनको बता दी। मेरी आपबीती सुन करके उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उनसे कहा, बाबा आप रो रहे हो? वह बोले, बेटा तुम्हारी तरह मेरी भी एक बेटी थी जो कुछ लोगों का शिकार हो गई, पर वह तुम्हारी तरह हिम्मती नहीं थी, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। मैंने उनसे कहा, बाबा आपने पुलिस में कंप्लेंट नहीं करी? तो उन्होंने कहा, बेटा अगर ताकत और पैसा है तो सब सुनते हैं, यहाँ पर सीधे साधे मासूम गरीब लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। मुझे यह समझ आ गया था कि अब मैं भोली भाली सीधी साधी नैना बन करके नहीं रह सकती थी। बाहर निकली हूँ, यहाँ चप्पे चप्पे पर दरिंदे होंगे, इसलिए मुझे अब क्रिमिनल बनना ही होगा। यहाँ से मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। मैंने सोचा बस अब और नहीं,
अब मैं वह नैना बनूंगी जो इन पैसे वालों और ताकत वालों का घमंड तोड़ेगी। बस यहाँ से मेरी जिंदगी की दूसरी कहानी शुरू हुई। बाबा ने मुझे संभाला और कहा, मैं एक बेटी को खो चुका हूँ, अब दूसरी को नहीं खोना चाहता। मैं बाबा के सीने से लग करके बहुत देर तक रोती रही। फिर बाबा ने कहा, बेटी, यह जग तुम्हारे लिए महफूज नहीं है, क्योंकि अब तक पुलिस तुम्हें ढूंढने के लिए निकल चुकी होगी, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। मुझे बाबा की बातों पर विश्वास करना पड़ा और इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। मैं बाबा के साथ चल दी। उन्होंने मुझे 1 साल दिया और बोले, इसे ओढ़ लो और चलो। मैं वहां उनके साथ एक नए सफर के लिए निकल दी। वह मुझे लेकर के बॉम्बे आ गए, जहां वह हमको लेकर के एक बड़े से हवेली नुमा घर में ले आए और कहा कि तुम अभी आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवाता हूं, उसके बाद फिर बात करते हैं। मैं एक कमरे में आकर के बैठ गई। थोड़ी देर बाद एक 60-65 साल की एक बूढ़ी औरत आई और कहने लगी, बेटी, यह भोजन कर लो और आराम कर लो, कोई ज़रूरत हो तो मुझे आवाज़ दे देना। मैंने उनसे कहा कि क्या मैं आपको अम्मा बुला सकती हूँ? उन्होंने बोला, हाँ, वैसे भी यहाँ सब मुझे अम्मा ही कहते हैं। ना जाने मुझे क्या हुआ और मैं अम्मा के गले लग गई और रोने लगी। अम्मा बोली, बेटा, खाना खा लो, फिर बात करते हैं। यह कह करके वो चली गई। मैंने वहाँ रखा खाना खाया और बिस्तर पर लेट गई। मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। माँ पापा के जाने से लेकर के जो अब तक हुआ उसी के बारे में सोचती रही और मेरी सोचते सोचते मेरी कब आंख लग गई पता नहीं चला। जब मेरी आंख खुली तो मैंने उठ करके देखा, अंधेरा हो गया था। मैं वहां से बाहर आई और अम्मा को आवाज दी तो उन्होंने कहा, नीचे आ जाओ। मैं जब नीचे आई तो वहां अम्मा और बाबा बैठे हुए थे। बाबा ने बड़े प्यार से कहा, यहाँ बैठो आ करके बेटा। मैं बाबा के पास बैठ गई तो बाबा बोले, बेटा, मैंने तुम्हें बताया था ना, तुम्हारी तरह मेरी भी एक बेटी थी, उसके साथ भी वही सब हुआ जो तुम्हारे साथ पर वह हुआ था, जो तुम्हारे साथ पर वह हिम्मत हार गई और उसने आत्महत्या कर ली। बाबा ने अम्मा की ओर इशारा करके कहा, यह मेरी पत्नी है और उस दिन के बाद से मैंने और इन्होंने कसम खाई कि अब अपने सामने किसी और लड़की पर अत्याचार नहीं होने देंगे, सबको मार देंगे। इसी कारण हम दोनों ढूंढ ढूंढ करके ऐसे पापियों को मृत्यु दंड दे देते हैं और असहाय गरीब लड़कियों को यहाँ घर में ले आते हैं। पर ना जाने क्यों तुम में तो मुझे अपनी बेटी दिखने लगी है। तुम्हारे जैसी 5-6 लड़कियां यहाँ पर और हैं, जिसको जिस काम में रुचि है वह करती हैं। यहाँ पर उनको पूरी स्वतंत्रता है। अगर कोई अच्छा लड़का उनसे विवाह करना चाहता है तो हम करा देते हैं। पर तुमने जो उस दिन हिम्मत दिखाई, उस अत्याचारी को हंसिए से मार डाला। उसके बाद से मैं यह चाहूंगा कि तुम यह जिम्मेदारी अब अपने सर लो, खत्म कर डालो सबको जो अत्याचारी हैं। उसके बाद से मैंने बाबा और अम्मा के काम में सहयोग करना शुरू कर दिया। बाबा ने मुझे बंदूक चलाना सिखाया, मुझे आत्मरक्षा के लिए ट्रेनिंग भी दी। फिर मैं बाबा के साथ उनके काम में लग गई। कॉलेज के बाहर या कहीं ऑफिस में या कहीं भी छेड़छाड़ की घटना देखती या सुनती तो बस उन लोगों को हैं हम। बाबा मुझसे बहुत खुश थे और हमको बेटी जैसा प्यार देते थे। मैं भी इस दुनिया में आकर के बहुत खुश थी। अमीर और जल्लाद लोग मेरा निशाना होते, पर एक दिन अचानक मेरे सामने उसी घटना की पुनरावृत्ति हो गई। मेरे बाबा और अम्मा किसी काम के सिलसिले में बाहर जा रहे थे और एक एक्सीडेंट ने मेरे बाबा और अम्मा को मुझसे हमेशा के लिए दूर कर दिया। आज फिर मैं अपने आप को अनाथ महसूस कर रही थी। आज फिर मैं अकेली पड़ गई थी। मैंने बाबा और अम्मा का दाह संस्कार करने के बाद बहुत सोचा कि अब क्या करूं, पर मैं एक ऐसी दुनिया में आ चुकी थी जहां से कोई दूसरा रास्ता वापसी की ओर नहीं जाता। मैं एक बहुत बड़ी क्रिमिनल बन गई थी। मैं चाह करके भी वापस नहीं जा सकती थी। पुलिस को चकमा देना मेरे बाएं हाथ का खेल था। उस दिन भी मैं पुलिस को चकमा दे करके भाग रही थी जब
आपसे मेरा एक्सीडेंट हुआ था। आपसे मिल करके तो मेरी दुनिया ही बदल गई थी। जब आपको पहली बार देखा तब से ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि इस क्रिमिनल लाइन को छोड़ दूं। मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं है, पर मेरे नाम पर क्रिमिनल का धब्बा लग गया है। मेरे पास कमी है तो रिश्तों की, मेरा कहने को कोई भी अपना नहीं है। जब आपने मेरी इतनी परवाह करी, मेरी देखभाल करी, तो मैं यह सोचने पर मजबूर हो गई कि आज भी इंसानियत है। जहां कदम कदम पर आज लड़कियों की इज्जत से खिलवाड़ करने के लिए भेड़िए मिल जाते हैं, वहां पर आप जैसे लोग भी हैं। जहां मैं इतनी दिन से अकेले रह रही हूं, पर आपने कभी कोई फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। आपकी यही बातें मुझे आपके करीब लाती रही, आपसे प्यार करने लगी। पर मुझे यह एहसास भी था कि मैं आपके लायक नहीं हूँ। मेरे साथ जो घटा उसके बाद मैं किसी के भी लायक नहीं, और फिर मैं एक क्रिमिनल हूँ। इसलिए चाहकर भी आपके करीब नहीं आ पा रही थी। जानती थी जिस दिन आप मेरा सच जानेंगे, उस दिन आप मुझे हमेशा के लिए अपने दिल से क्या अपने घर से भी निकाल देंगे। इसलिए आपको कुछ भी बताने से डर रही थी। पर फिर भी मैं आपसे यह कहना चाहती हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। पर हमने यह कभी नहीं सोचा कि बदले में आपका प्यार मिले, क्योंकि हम जानते हैं हम आपके लिए कहीं से भी लायक नहीं हैं। इतना कहते ही नैना की आंखों से आंसू निकलने लगे, और अजय नैना की बात सुन करके खामोश निशब्द था। और नैना के मन में यह सवाल था कि अब अजय क्या जवाब देंगे। तो दोस्तों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 2 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ भाग 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।